बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन है 16.1। इसकी स्टेटमेंट है, अ साइनोसाइडल करंट हैज़ आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। एक साइनोसाइडल करंट की आरएमएस वैल्यू हमें दी गई है 10 एम्पेयर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम आर पीक वैल्यू ऑफ करंट। आपने करंट की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, आंसर में देखिएगा, गिवन डाटा में हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दी गई है 10 एम्पेयर और हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट हमने कैलकुलेट करना है। तो एज वी नो दैट आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई आई आर एम एस। तो आई आर एम एस की वैल्यू है 10, तो 10 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें 14.14 एम्पेयर आएगा। तो ये आपके पास आंसर होगा। उसके बाद है 16.2 की स्टेटमेंट देखिएगा स्टूडेंट्स। नेम ऑफ द डिवाइसेस दैट विल, ए ऑप्शन है परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ए ऑप्शन में आपने बताना है कि वो कौन सी डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट को फ्लो होने दे लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करे। बी ऑप्शन में है परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट, और ऐसी कौन सी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने दे लेकिन डायरेक्ट करंट को अपोज करे या ना होने दे। तो आंसर में स्टूडेंट्स ए ऑप्शन देखिएगा, एन इंडक्टर इज अ डिवाइस विच परमिट्स फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोजेस द अल्टरनेटिंग करंट। कि इंडक्टर हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट को फ्लो होने देती है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करती है, और ये सामने आपके इंडक्टर बनाया भी हुआ है। उसके बाद बी ऑप्शन का आंसर है जी, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच परमिट्स फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट अपोजेस द डायरेक्ट करंट। और कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने देती है लेकिन डायरेक्ट करंट को अपोज करती है, और ये आपके सामने कैपेसिटर है। तो इस तरह से आपने अपना आंसर लिखना होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में रिपीट हो चुका है। हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। कि एक 50 हर्ट्ज सोर्स के साथ जब आप लैंप को कनेक्ट करते हैं तो आप बताएं कि उस 50 हर्ट्ज वाले सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ लैंप एक सेकंड में कितनी दफ़ा अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, आंसर में देखिएगा और याद है आपको कि अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स है तो इसका मतलब वो अपने एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो अगर एक सेकंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट करेगा तो एक साइकिल के अंदर कितनी बार पीक वैल्यू आ रही है? 2 बार। तो इसका मतलब एक दफ़ा वो यहाँ पे अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा एक साइकिल में, और एक दफ़ा यहाँ पे शो करेगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि एक साइकिल में लैंप जो है 2 दफ़ा अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस शो कर रहा है। तो साइकिल कितने होंगे टोटल? 50। तो अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 100। तो इसका मतलब एक सेकंड में लैंप जो है वो 100 टाइम अपनी ब्रिलियंस को, मैक्सिमम ब्रिलियंस को शो करेगा। उसके बाद है जी 16.4। A circuit contains an iron core inductor, a switch and a DC source arranged in series. The switch is closed and after an interval reopened. Explain why a spark jumps across the switch contacts. कहता है कि ये हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर, स्विच और डीसी सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। अब वो कहता है जब आप स्विच को रीओपन करते हैं तो यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है टॉपिक के अंदर हम आपको बता चुके हैं ये वाला आंसर भी, कि इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब जब स्विच कनेक्ट करेंगे आप तो इंडक्टर क्या करेगा? एनर्जी स्टोर कर लेगा। अब उसके बाद जब आप स्विच को ओपन करते हैं तो करंट कम हो जाता है सर्किट के अंदर, मैक्सिमम से 0 की तरफ होने लग जाता है। तो जैसे वो 0 की तरफ हो जाएगा करंट, तो ये इंडक्टर क्या काम करता है? ये करंट को मेंटेन करने की ट्राई करता है। तो इसका मतलब सर्किट में जैसे ही करंट कम होने लगेगा तो इंडक्टर चाहेगा कि करंट जो है उसी डायरेक्शन में चलता रहे जिस डायरेक्शन में वो पहले था, और उतना ही रहे जितना वो पहले था। तो ये करंट को मेंटेन करने की ट्राई करता है। तो इसका मतलब जो इसने एनर्जी स्टोर कर रखी होगी वो एनर्जी प्रोवाइड करके ये चार्जेस को फ्लो करवाएगा। तो सर्किट में ये करंट ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस स्विच के अक्रॉस जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब एक तरह से हम सिंपल कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ की वजह से। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि when switch is closed, energy is being stored in the magnetic field of the inductor due to the flow of direct current.
When switch is open, current decreases from maximum to zero. The energy stored in conductor produce back EMF, which flows as a high current through the switch. This produce a spark across the switch contacts. तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इसको इस तरह से आपने लिखना होगा और साथ साथ डायग्राम भी बनानी होगी। अब चलते हैं जी 16.5 की तरफ। स्टेटमेंट है जी, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिएगा कि जब हम इंडक्टर के केस में फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले रिएक्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं इंडक्टर के केस में कि XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2πf के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा XL इज इक्वल टू 2πfl। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पे देखें f प्राइम क्या हो गया, 2f। तो इस फार्मूले में पुटिंग कर दें, f प्राइम की जगह लिख दें 2f। तो ये फार्मूला बन जाएगा 2π इंटू 2f इंटू एल। तो ये 2 बाहर कॉमन ले लें और अंदर रहेगा 2πfl। तो 2πfl आपके पास पुराने वाला इक्वेशन 1 में XL बन जाएगा और ये वाला 2 वैसे का वैसे। तो इसका मतलब इंडक्टर के केस में फ्रीक्वेंसी को डबल करने से उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो भी डबल हो जाती है। ठीक है जी। अब आते हैं कैपेसिटर के केस में, देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी डबल करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रिलेशन होता है x इज इक्वल टू 1/ओमेगा-c, ओमेगा की जगह 2πf, तो रिलेशन बन जाएगा 1/2πfc। तो अब f प्राइम को हमने क्या करना है, 2f करना है। तो इस रिलेशन में f प्राइम की जगह जब आप 2f लिखेंगे तो ये वाली रिलेशन बन जाएगा। अब 2 को कॉमन ले लें, बाहर अलग कर लें और 2πfc को अलग कर लें। तो 1/2 अलग हो गया और 1/2πfc जो है ये बन जाएगा xc। ऐसी होता है ना। तो इसका मतलब इस केस में अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, आधी हो जाती है। तो ये सवाल बहुत दफ़ा आ चुका है पेपर के अंदर, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16.6। स्टेटमेंट है कि इन RL सर्किट विल द करंट लैग आर लीड द वोल्टेज। आपने RL सर्किट में बताना है कि वोल्टेज लीड करता है या करंट लीड करता है। इलस्ट्रेट यूर आंसर बाय अ वेक्टर या फेजर डायग्राम। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि वेक्टर या फेजर डायग्राम है किसमें, RL सर्किट में। तो मैंने आपको वर्ड याद करवाया था सिविल का। तो सिविल में देखें आखिर में क्या आ रहा है, VIL। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है। तो यहाँ पे देखें वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है। कितने फेज पे जी, 90 के फेज पे। उसके बाद है जी 16.7 कि अ चोक कॉइल प्लेस्ड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक लैंप इन एन AC। कि एक चोक कॉइल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है एक AC लैंप के साथ, यानी कि AC सर्किट है उसमें लैंप ही कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद है जी कॉजेज द लैंप टू बिकम डिम। जब आप एक AC सर्किट के अंदर लैंप के साथ सीरीज में चोक को ऐड करते हैं तो वो कहता है वहाँ पे लैंप की जो रोशनी है वो डिम हो जाती है, लैंप जो है वो मध्यम हो जाता है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों हुआ है ये आपने बताना है। तो इसका पहले आंसर देख लें, फिर अगला पार्ट हम स्टडी करते हैं। व्हेन अ चोक कॉइल इज प्लेस्ड इन सीरीज, जब आप चोक कॉइल को सीरीज में प्लेस करते हैं विद एन इलेक्ट्रिक लैंप के साथ इन AC सर्किट में, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टेंस। अब स्टूडेंट्स चोक बेसिकली इंडक्टर है ना, तो इंडक्टर की जो हमारे पास इंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास एक थिक कॉपर वायर होती है, इसकी इंडक्टेंस ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू 0 होती है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब ये L बढ़ जाएगा तो XL भी तो बढ़ जाएगा ना, रिएक्टेंस भी तो बढ़ जाएगी। और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है ये अपोजिशन का काम करती है, तो इसका मतलब ये करंट को रोकने की कोशिश करेगी सर्किट के अंदर। तो जिसकी वजह से करंट कम होगा तो आपका लैंप जो है वो डिम हो जाएगा। तो ये था पहले पार्ट का आंसर। अब अगला पार्ट देखते हैं कि अ वेरिएबल कैपेसिटर एडेड इन सीरीज इन दिस सर्किट मे बी एडजस्टेड अनटिल द लैंप ग्लोज विद नॉर्मल ब्रिलियंस। एक्सप्लेन हाउ इज दिस पॉसिबल। अब वो कहता है कि अगर आप एक वेरिएबल कैपेसिटर को ऐड कर दें इसी सर्किट के अंदर सीरीज में,
और उसको फिर किस तरह से आप एडजस्ट करें कि लैंप जो है वो ग्लो करे, एक नॉर्मल ब्रिलियंस दे आपको, यानी कि एक नॉर्मल ब्रिलियंस के साथ वो लैंप जो है ग्लो करे। और ये कैसे पॉसिबल है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि जब आप एक वेरिएबल कैपेसिटर को ऐड करते हैं इसी सर्किट के अंदर सीरीज़ में, तो उसको किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे कि वो एक नॉर्मल ब्रिलियंस शो करे। तो स्टूडेंट्स इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, आंसर मैं आपको समझा देता हूँ कि देखें हमने कैपेसिटर को सर्किट के अंदर इस तरह से एडजस्ट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से चेंज करना है कि जब उस कैपेसिटर की रिएक्टेंस इंडक्टर की रिएक्टेंस के इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगी। तो जब रेजोनेंस क्रिएट होगी तो इस केस में हमारे पास ओवरऑल इम्पीडेंस जो सर्किट की होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि XL XC से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो सर्किट होगा वो एज अ रजिस्टर बिहेव कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इम्पीडेंस जो सर्किट की होगी वो कम हो चुकी होगी। तो जब इम्पीडेंस कम हो जाएगी तो इसका मतलब करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से जो लैंप होगा वो अपनी नॉर्मल ब्रिलियंस को शो करेगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आपने देख लेना है। उसके बाद है जी 16.8, इसकी स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्स। कहते हैं कि वो सोर्स जिससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी हैं। तो ये आपको टॉपिक में भी हम बता चुके हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, या आप इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ओसिलेट करना ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करना चाहते हैं। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी यही लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ओसिलेट करने से मुराद है कि चार्जेस को आप एक्सेलरेट करवाएं। तो अब चार्जेस को आप कैसे एक्सेलरेट करते हैं ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया, और यहाँ पे वही एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि देखिए ये हमारे पास एक एसी सोर्स है, इस एसी सोर्स के साथ यहाँ पे हमने इंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स एसी सोर्स होगा तो चार्ज ओसिलेट करेगा ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्जेस क्या करेंगे, ओसिलेट करेंगे। तो चार्जेस ओसिलेट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इसका मतलब है वहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो ये कंडीशन बड़ी ज़रूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने के लिए। तो इसकी थ्योरी यहाँ पे मैंने लिख दी, आप इसको रीड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप इसकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टॉपिक की वीडियो भी ज़रूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, और वहाँ पे हमने हर कंसेप्ट आपको क्लियर किया हुआ है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स 16.9 की तरफ। हाउ द रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज़ सेलेक्ट ऑन यूर रेडियो सेट। कहता है कि अपने रेडियो सेट पे आप एक ख़ास किस्म का रेडियो स्टेशन जो है वो किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो आपके पास रेडियो होगा उस रेडियो पे आप अपनी मर्ज़ी का एक स्पेसिफिक चैनल या स्टेशन किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ये आपने बताना है। अब स्टूडेंट्स आंसर इसका देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द रेडियो स्टेशन मेक द इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट इन द रिसीविंग एंटीना ऑफ द रेडियो। कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास किसी रेडियो स्टेशन से आ रही होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेट करने की वजह से आ रही होती हैं और हमें वो रेडियो के एंटीना पे रिसीव होती है। दिस एंटीना, सॉरी ये इसको चेंज कर लेते हैं जी, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया कि दिस एंटीना इज़ कनेक्टेड टू द LC सर्किट, और ये एंटीना LC सर्किट के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद कह रहा है जी, अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज़ ट्यून्ड बाय चेंजिंग द कैपेसिटेंस C ऑफ द सर्किट, और हम एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटेंस C की वैल्यू को चेंज करते हैं सर्किट के अंदर। When the frequency of the electromagnetic waves becomes equal to the frequency of the LC सर्किट, और जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ LC सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है या इक्वल आ जाती है, तो फिर सर्किट में क्या होता है, रेजोनेंस इज अचीव्ड, मैक्सिमम करंट गिव्स द मैक्सिमम सिग्नल विच इज एम्पलीफाइड एंड डिटेक्टेड। फिर उस सिचुएशन में रेजोनेंस वहाँ पे अचीव हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास सिग्नल का जो रिजल्ट होता है वो मैक्सिमम होता है, या हमारे पास सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हो चुका होता है। तो उस टाइम हम सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने चैनल को सिलेक्ट कर लिया अपनी मर्जी से। अब स्टूडेंट्स इस रिलेशन को भी आप देख लें, इसको भी यूज़ आप कर सकते हैं कि किस तरह से LC पे फ्रीक्वेंसी जो है रेजोनेंस वो डिपेंड करती है। अब लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 16.10,
व्हाट इज मीन्ड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने 3 चीज़ें लिखनी होगी, डायाग्राम और ये डेफिनेशन प्लस इसके साथ अगर आप बुक में ये पैराग्राफ देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का तो लास्ट में एक फ्रीक्वेंसी रेंज का एमसीक्यूज दिया गया है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के पैराग्राफ में भी आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज का एमसीक्यूज दिया गया 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। तो ये आपने याद रखना है। तो ये 3 चीज़ें आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी लिखनी है। इसको थोड़ा सा समझ लें कि देखें अगर हम इस ऑडियो सिग्नल को इस कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज करें यानी कि इन दोनों को मैच करें, मिलाएं, तो एज अ रिज़ल्ट हमें इस तरह की एक वेव मिलेगी जिसके अंदर आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो अगर इन दोनों को मिलाने से आपके रिजल्ट वाली वेव में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा हो तो इस मॉड्यूलेशन को हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है चेंजेबल। और अगर स्टूडेंट्स इसी तरह इस ऑडियो सिग्नल को हम कैरियर वेव के साथ मिलाएं तो फिर रिजल्ट के अंदर अगर आपको इस तरह की एक वेव मिले जिसके अंदर आप देखें कि एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन कभी फ्रीक्वेंसी कम कभी ज़्यादा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यहाँ पे कम है, तो इस तरह से हमने देखा कि इस रिजल्ट में फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।